मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मैं कंटिन्यू बोर्ड की तैयारी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही गलत और खाली स्थान जैसे प्रश्नों का अभ्यास कराते आ रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को इससे लाभ मिलता होगा। आगे की इस कड़ी में आप लोगों को मैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सही गलत और खाली स्थान, आप लोगों को बचा हुआ पार्ट था पिछले का, अभी आगे बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे पीछे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप पहली बार बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे जल्दी जल्दी। आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी सीरीज़ में आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का भी पूरी तैयारी, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे वो भी आप लोगों को एक वीडियो बना करके दूंगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को हमेशा हेल्पफुल मिलेगा। आपके अंक बढ़ने में पूरी मदद मिलेगी अगर आप लोग देखते रहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए चैप्टर 13 का ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों को। तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर घनाभ कहा गया है, तो मैं एक आप लोगों के लिए घनाभ का निर्माण कर लेता हूं। देखिए, इस तरह से एक घनाभ का आप निर्माण करके समझेंगे तो मेरे को लगता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह से आपको एक घनाभ दिख रहा है, ये ABCD ये टॉप वाला हो गया ऊपर का, और EFGH ये नीचे का क्षेत्र हो गया, और इस साइड को देखिए यहाँ पर ABEH एक क्षेत्र हो गया और BCGF एक साइड हो गया, आप देख रहे हैं। और इस तरह से आप इसके पीछे AEFB ये भी एक इसका पृष्ठ हो गया और DHGC भी एक हो गया। इस तरह से इसमें 6 फलक हैं। 6 फलक हैं। मैं आप लोगों को पहले जानकारी दे दूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का रिक्त स्थान और सही गलत बड़ा जल्दी से बन जाए। इसमें 6 फलक हो गए। अब आप देख रहे हैं ABCDEFGH, ये आप लोग जो कोने वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः, ठीक है, या शीर्ष हम लोग कहते हैं गणितीय भाषा में। इसमें शीर्ष कितने हैं देखिए, 8 हैं। ठीक है, और इसमें कोर कितने, कोर माने जिसको कि आप लोग कोना शब्द से भी इस्तेमाल करते हैं ऐसी सिंपल भाषा में, या कोंटा शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कितने ठो हैं आप देखिए यहाँ पर। आप अपने घर में जहाँ बैठे हुए हैं उसको इमेजिन कीजिए कि 4 नीचे में है, 4 जहाँ पे 2 दीवार आप लोगों को मिलते हैं एक दूसरे से, वो हमारा कोर कहलाता है। तो 4 नीचे में है देखिए, और 4 ऊपर में है, छत की ओर देख सकते हैं आप। 4 नीचे 4 ऊपर हो गया, और 4 खड़े खड़े हैं आपके चारों तरफ देखिए। इस तरह से कितने हो गए कोर, 12 कोर हो गए। ठीक है, तो आप इतना अगर जानते हैं तो आपका इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो बनते हैं बहुत ईजी बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर कोई तकलीफ होगा तो मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है घनाभ में कोरों की संख्या। स्वाभाविक है, घनाभ हो चाहे घन हो चाहे उससे मिलते जुलते कोई भी आकृतियां हो, उसमें कोरों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अभी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, एक बेसिक जानकारी अगर रखते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घनाभ के कुल विकर्णों की संख्या, घनाभ में कुल विकर्ण। अब यहाँ पर देखिए, मैं चित्र में आप लोगों को बताता हूँ। ये हम लोग इस फेस पे चले जाते हैं, ADHE फेस में। देखिए, इसमें हम लोग विकर्ण बनाते हैं। तो विकर्ण क्या बनेगा देखिए, ये एक विकर्ण हुआ और ये एक विकर्ण हुआ। तो इस तरह से साइड कितने ठो हैं, 6 ठो हैं, और ये 2 विकर्ण एक साइड में मिल रहे हैं। इस तरह से विकर्ण जो कितना हो गए, सीधा सीधा, यानी कि पृष्ठीय विकर्ण जो पृष्ठ क्षेत्र में रहता है, विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब आपको मैं पूरी जानकारी पहले दे देता हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो इजी बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आकाशीय विकर्ण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, H से लेकर के B तक जो जाएगा ये एक आकाशीय विकर्ण होगा। उसी तरह से यहाँ पर E से लेकर के C तक जो जाएगा वो दूसरा आकाशीय विकर्ण होगा। इसी तरह से एक साइड से हम लोग EH फेस पर लेकर के गए तो 2 ठो आकाशीय विकर्ण मिला। इसी तरह से GH पर जाएंगे तो 2 ठो और मिलेगा, यानी कि आकाशीय विकर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है,
तो 4 विकर्ण आकाशीय विकर्ण हो गए और बाकी विकर्ण जो फेस पे हैं, सरफेस पे हैं, वो 12 हो गए। कुल मिला के 16 विकर्ण हो गए। अब आपको इतनी बेसिक जानकारी रखना है, ये आपको आगे देखिए किस तरह से काम आता है। तो घनाभ के कुल विकर्णों की संख्या लिखा है, यानी कि आकाशीय विकर्ण प्लस पृष्ठीय विकर्ण, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 12 4 16 हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर रहना चाहिए। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या क्या है, देखिए आखिर में वही प्रश्न है यहाँ पर। तो आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इस तरह से आप लोग हमेशा जानते रहिए। यदि घन की भुजा a इकाई हो, यहाँ पे घन वाली बात आती है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो उसका पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण निकालना। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी मैं पुनः बताऊंगा यहाँ पर कि मतलब आप लोग पाइथागोरस सूत्र का उपयोग किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक घन की भुजा है। देखिए यहाँ पर मैं घन का एक पृष्ठ को खाली बनाता हूँ, क्या होता है, ये वर्गाकार होता है, आप लोगों को पता है। और दूसरा पृष्ठ अगर मैं बना दूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये घन का जो है पृष्ठ इस तरह से बराबर पृष्ठ में दिखेंगे। ठीक है, अब इसकी एक साइड जो है वह a है। अब वहाँ पर उसकी विकर्ण की लंबाई जानना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी साइड ये है और ये भी a है, दोनों साइड उतनी ही हैं, तो इसका जो विकर्ण होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। और ये हम लोग ये 90 अंश वाला होता है, आप लोगों को पता है। तो पाइथागोरस सूत्र जब उपयोग करते हैं तो कर्ण का जो मान होता है वह कितना होता है, वर्गमूल a² प्लस a²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2a²। अगर इसको हम खोल दें तो a बाहर आ जाएगा और 2 अंदर में रहेगा, यानी कि a√2। सीधा सीधा क्या हो गया, इसका जो विकर्ण हो गया a√2 हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। सामान्य सी बात है। अब गोले की बात आती है तो मैं मेरे पिछले वीडियो में बताए हूँ, आप अच्छे से देखे होंगे कि उसके टॉप का जो रहता है, गोले के टॉप का, जिस समय काटते हैं एक गोले के 2 भागों में, टॉप का जो रहता है πr² होता है, वृत्ताकार होता है। और उसके नीचे का सरफेस का 2πr² होता है। और तीनों को मिला देते हैं, यानी कि अर्धगोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। इस तरह से πr² से लेकर के 4πr² तक होता है। आपको रिपीट कर दिया, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने उसको काटे थे उस समय πr², उसका कितना गुना है, ये 4πr², 4 गुना है। तो सिंपल सी बात है, इसका क्षेत्रफल जो है उससे 4 गुना होगा। ठीक है, अब देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r हो तो उसके आधार की परिधि क्या होगी। सिंपल सी बात है, आप लोग किसी भी वृत्त को लेकर के चलते हैं या जब भी हम वृत्त बनाते हैं, देखिए आप लोगों को इस तरह से एक वृत्त बना के बताता हूं यहाँ पर कि इससे जो बेलन बनेगा, ठीक है, तो बेलन बनेगा माने यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा 2 खड़ा कर दीजिए, ऊपर वाला तरफ ये जब जाएगा ये बेलन कहलाएगा। इसकी ये व्यास हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वह r है, तो उसकी आधार की परिधि, सिंपल वृत्त की परिधि, आधार की परिधि, उसका जो आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 2πr लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा a हो, यानी कि ये स्थिति आता है। आप लोगों को बता दूं, ये जो घन बना हुआ था, देखिए इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ये बन गया हमारा घन। इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा a हो। a भुजा वाला इस तरह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व पृष्ठ। अब जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के चारों सेक्शन को लीजिए ऐसा, वही उसका पार्श्व पृष्ठ होता है, ऊपर नीचे छूट जाता है उस पर। एक क्षेत्र का क्या होगा, अगर एक साइड का आप क्या बोलेंगे, मतलब अगर वर्ग है तो a² होता है, तो 4 ठो पार्श्व पृष्ठ होते हैं तो 4a² होगा। बहुत ही सामान्य सी बात है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ का 4a² हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। एक इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, गोले का आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या है, 4/3πr³ होता है यहाँ पर। और r³ का वैल्यू हमको कितना लेना है, r का वैल्यू 1 इकाई लेना है, तो 1 का घात 3 करेंगे। तो 1 का घात 3 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी 1 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, 4/3 पाई का पाई, 1 r के जगह 1 और घात 3, इस तरह से आपको दिख रहा है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, 4/3 पाई 1 का क्यूब, तो ये 1 का क्यूब मन 1 हो गया, यानी कि 4π/3
3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आयतन जो कितना हो जाएगा 4π/3 इसका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्न ऐसे जो सत्य असत्य पर आधारित हो, जिससे कि आप लोगों का 5 नंबर का प्रश्न सत्य असत्य से भी आएंगे ओवरऑल पूरे चैप्टर में। और आप लोगों को ये बता दूं, कुछ कोर्स के कुछ पार्ट जो हैं वहाँ से हटा दिए गए हैं, उस बातों को भी ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा और ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और मार्क्स अच्छे से आ जाए। तो चलिए चलते हैं। घनाभ की सभी फलकें वर्गाकार होती हैं। भाई यहाँ पे घनाभ भी बोल रहा है और वर्गाकार बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक, वहीं पे बोलता है घन की सभी फलकें वर्गाकार होती हैं, स्वाभाविक होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, स्वाभाविक है। इस तरह से आयताकार एक कागज है, इसको हम लोग मोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से राउंड कर देंगे, ऐसे देखिए, ये यहाँ से जब काटेंगे और खोलेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, और ऐसा खुलने के पश्चात ये वर्ग के आकार का दिख रहा है, इसलिए दोनों क्या है, सत्य है। कि आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये सत्य है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप लोग जान रहे हैं कि ये इसका साइड वाला तो 2πr/h होता है वक्र पृष्ठ का, और नीचे का होता है πr², ऊपर का होता है πr²। ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप लोग अगर याद रखते हैं तो 2πr/h+r होता है। ये अगर याद है तो आप इसको असत्य ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, 2πr/h दिया हुआ है, जो कि खाली उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन अभी भी बताया था, क्या बताया था, 4/3πr³ होता है। अर्धगोले का देख लीजिए 2/3πr³ होगा, तो यहाँ पे r³ वाली बात ही नहीं है, इसलिए ये सेक्शन क्या हो गया, असत्य हो गया। एक घनाभ के आकाशीय विकिरणों की संख्या 4 होती है, स्वाभाविक है, किसी भी घन हो चाहे घनाभ हो, उसके आकाशीय विकिरणों की संख्या 4 होती है, इसलिए ये सत्य है, और ये पिछले 18 के सेट में आ भी चुका है। एक घन के आकाश विकिरणों की संख्या 8 होती है, लिख देता है, यहीं पे 4 बोला है, यहीं पे प्रश्न नजदीक नजदीक है, तो समझ में आ गया कि अगर 4 सत्य है तो 8 उसका असत्य होगा बोल के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। घन के कुल विकिरणों की संख्याएं 16 होती हैं, बिल्कुल सत्य है। घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें टोटल आकाशीय और पृष्ठीय विकिरण मिलाकर के 16 होते हैं। यहाँ पर देखिए घनाभ में 9 कोरें होती हैं, गलत है। आप हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है अभी यहाँ पर कि 9 कोर होते हैं, 8 पढ़े थे, 12 पढ़े थे, 16 पढ़े थे। ठीक है, उसमें से एक भी अंक नहीं मिल रहा है, परंतु अगर आप परफेक्ट हैं तो घनाभ में 9 कोरें नहीं होती हैं, ये असत्य हो जाएगा। और घन में 7 कोरें भी नहीं होती हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ा जल्दी अपने डिसीजन पर पहुंच सकते हैं अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छे से हो तो। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन अभी यहाँ पे बताए थे लास्ट में, देखिए मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ पीछे तरफ। यहाँ पर देखिए क्या बताए थे, ये देखिए 4π/3, और यहाँ पर भी वही चीज बोला गया है, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4π/3 घन इकाई है, इसका मतलब ये सत्य है। तो प्रश्न का प्रारूप कैसे बदलता है आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप के था तो किस टाइप से प्रश्न, वही हमारे खाली स्थान में भी दें तो थोड़ा सा वो करके, और यहाँ पर देखिए सत्य असत्य में, यानी कि आप अगर तीनों तरीके के प्रश्नों को अच्छे से पढ़े हैं, कोई प्रश्न कहीं भी आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को सही उत्तर ही आप बना पाएं, ऐसा स्थिति में रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से देखते भी रहिए, कंटिन्यू में बने रहिए। मतलब मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और आप लोग बहुत अच्छे से देखें, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।